Hello students. So in this video I will discuss the important MCQs of software engineering. This is the first part of the series. So till now on my channel I have questions related to data structures. I have covered data structure series, computer network series. You can watch the playlist. So these all questions are very important for UGC NET preparation, PGT, TGT computer science, and any subject related to computer science, any test related to computer science. These questions are very important questions. So let us start part 1 of the important questions of software engineering. So first question is, classes communicate with one another via. Options are read sensors, dial phones, मैसेजेस, नन ऑफ द अबव. सो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है. क्लासेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करती हैं? वाया पासिंग मैसेजेस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैसेजेस. सो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल are grouped because the output of one element serves as input to another element and so on, it is called. ठीक है, मॉड्यूल्स के एलिमेंट, मॉड्यूल के अंदर क्या है कि आउटपुट ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की आउटपुट जो है वो दूसरे एलिमेंट की इनपुट होगी, दूसरे एलिमेंट की आउटपुट तीसरे एलिमेंट की इनपुट होगी. तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है फंक्शनल कोहेजन बोलते हैं, कम्युनिकेशनल कोहेजन बोलते हैं, सीक्वेंशियल कोहेजन बोलते हैं, प्रोसीजरल कोहेजन बोलते हैं. देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगर एमसीक्यूज हैं तो कपलिंग और कोहेजन के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. तो कपलिंग क्या होता है, कोहेजन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और भी क्वेश्चंस आने वाले लेक्चर्स या इस लेक्चर में भी आपको देखने को मिलेंगे. So when elements of module are grouped because the output of one element serves as input to another element and so on, it is called. देखो एक सीक्वेंस बन रहा है कि एक एलिमेंट की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रही है, फिर दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट बन रही है. तो सीक्वेंस बन रहा है तो ऑप्शन नाम से ही क्लियर हो गया, इट इज़ सीक्वेंशियल कोहेजन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. थर्ड क्वेश्चन of part 1. Which of the following is not desired in a good software requirement specification? SRS क्या होता है? SRS is software requirement specification. तो इनमें से कौन सी चीज़ डिज़ायर्ड नहीं है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स, एल्गोरिथम्स फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन. देखो रिक्वायरमेंट्स चाहे वो फंक्शनल है चाहे वो नॉन फंक्शनल है. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि ये जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं इसकी फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्या ये कर पा सकता है. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मीन हार्डवेयर ये होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ये होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट हार्डवेयर की ये हैं. गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मतलब दीज आर माई ऑब्जेक्टिव्स कि आफ्टर software is completed I should get these objectives, these are some my requirements, these are some my goals. algorithms इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में क्योंकि ये फर्स्ट फेज़ है. तो एल्गोरिथम्स कब इम्पोर्टेंट है? एल्गोरिथम्स डिज़ाइनिंग फेज़ में इम्पोर्टेंट है. तो एज फार एज SRS इज़ कंसर्न्ड, एल्गोरिथम्स फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन is not desired in a SRS. So right answer is option D. Next question. The coupling between different modules of a software is categorized. अलग अलग तरह की कपलिंग दी हुई है. कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, डाटा कपलिंग. ठीक है, हमने क्या करना है, अरेंज करना है
कि स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट कपलिंग जो होती है वो लीस्ट डिज़ायरेबल है और वीकेस्ट कपलिंग जो है वो मोस्ट डिज़ायरेबल है। तो कपलिंग को हमने रैंक करना है, तो वेरियस ऑप्शंस क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। रैंक करने का मतलब क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कपलिंग, जैसे कि अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन बी की, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कपलिंग क्या डाटा कपलिंग है, 5th नंबर पे डाटा है, फिर स्टैम्प कपलिंग है। सो इस वे से हमने अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कपलिंग कौन सी है, फिर उसके बाद उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, एंड सो ऑन। हमने इसको रैंक करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कंटेंट कपलिंग, ठीक है, फिर है कॉमन कपलिंग, फिर है कंट्रोल कपलिंग, फिर स्टैम्प कपलिंग, फिर डाटा कपलिंग। लेकिन ये अब कपलिंग क्या होती है, और ये कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंट्रोल, स्टैम्प, डाटा कपलिंग क्या होती है, ठीक है ना। अरेंज करने का तो चलो ये आ गया कि सबसे पहले कंटेंट है, फिर मतलब कि सबसे पहले का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंट कपलिंग है, फिर कॉमन कपलिंग है, फिर कंट्रोल कपलिंग है, फिर स्टैम्प है, फिर डाटा कपलिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है कपलिंग और कोहेजन में, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कोहेजन का भी आया था। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कपलिंग क्या है, कोहेजन क्या है, फिर हम इन टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सी कपलिंग और कोहेजन में क्या फ़र्क है, ठीक है। कपलिंग इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंटर मॉड्यूल। इंटर मॉड्यूल का मतलब एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल के अंदर होती है कपलिंग। और कोहेजन इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंट्रा मॉड्यूल। कोहेजन क्या है, एक मॉड्यूल के विद इन जो एलिमेंट्स हैं उनमें होता है। देखो ये क्लियर हो गया। कपलिंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स। अलग अलग मॉड्यूल्स में क्या रिलेशन है। कोहेजन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप विद इन मॉड्यूल, कि किसी एक मॉड्यूल के अंदर क्या रिलेशन है। जैसे कि एक क्वेश्चन पहले किया कि एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल के अंदर एक एलिमेंट्स की एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट हो रही है, जैसे कि हमने सीक्वेंशियल कोहेजन में किया था। तो कोहेजन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन विद इन मॉड्यूल। तो कपलिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल। इंक्रीजिंग इन कपलिंग इज़ अवॉइडेड। कपलिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक मॉड्यूल की इंटरडिपेंडेंस दूसरे पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कोहेजन इज़ गुड फॉर सॉफ्टवेयर, मतलब विद इन ए मॉड्यूल एलिमेंट्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए। सो कहने का मतलब हाई कपलिंग होनी चाहिए, लो कोहेजन होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की में देखें तो मतलब कि हाई कपलिंग, हाई कोहेजन, लो कपलिंग होनी चाहिए। कोहेजन जो है वो हाई होनी चाहिए और कपलिंग जो है वो लो होनी चाहिए, ठीक है। कोहेजन रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ मॉड्यूल, कपलिंग रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल्स, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग। जैसे कि इस क्वेश्चन में आया था कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग क्या होती है, पहले हम देखते हैं। देखो टाइट टू लूज, हम यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से। सबसे कम टाइट कौन सी है, नो कपलिंग, मतलब कि कपलिंग है ही नहीं, मॉड्यूल एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, ठीक है जी। मैसेज, मॉड्यूल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया मैसेज पासिंग। डाटा कपलिंग क्या होती है, मॉड्यूल डाटा शेयर कर रहे हैं थ्रू पैरामीटर्स, मतलब कि पैरामीटर पास करके डाटा शेयर कर रहे हैं। स्टैम्प कपलिंग क्या है, मॉड्यूल्स शेयर ए कंपोजिट डाटा स्ट्रक्चर, एक डाटा स्ट्रक्चर को मॉड्यूल शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल कपलिंग क्या है, मॉड्यूल ए कंट्रोल कर रहा है मॉड्यूल बी को, दैट इज़ द कंट्रोल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग क्या है, शेयर एंड एक्सटर्नली इम्पोज्ड डाटा फॉर्मेट और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है जी। कॉमन कपलिंग क्या है, ग्लोबल वेरिएबल शेयर हो रहा है बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब एक वेरिएबल जो ग्लोबल है वो शेयर हो रहा है। और कंटेंट कपलिंग क्या है, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी के लोकल डाटा को असेस कर रहा है, दिस इज़ कंटेंट कपलिंग। तो सबसे टाइट कौन सी है, कंटेंट है। तो देखो ऑप्शन में भी कंटेंट आया, फिर कॉमन आ गया, फिर कंट्रोल आ गया, स्टैम्प आ गया और डाटा आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो कपलिंग और कोहेजन में डिफरेंस क्या है कि कपलिंग जो है इंट्रा मॉड्यूल है, मीन विद इन मॉड्यूल है, सॉरी कोहेजन जो है वो इंट्रा मॉड्यूल है, मीन्स विद इन मॉड्यूल है,
और कपलिंग जो है वो इंटर मॉड्यूल है, मतलब एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल के अंदर जो डिपेंडेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग। मतलब कि कपलिंग जो है वो लो होनी चाहिए और कोहेजन जो है वो हाई होनी चाहिए। तो याद रखना है, लो कपलिंग मतलब एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल पे इंटरडिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। लो कपलिंग, हाई कोहेजन, एक मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। सो लो कपलिंग हाई कोहेजन, लो कपलिंग हाई कोहेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डिजायरेबल। सो आ गया ना वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया कि कपलिंग क्या होनी चाहिए और कोहेजन क्या होनी चाहिए। लेकिन कपलिंग हाई होनी चाहिए या कोहेजन हाई होनी चाहिए, कपलिंग लो होनी चाहिए। सो दीज आर द ऑप्शंस, दीज आर द कॉम्बिनेशंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, गेट में भी आया था क्वेश्चन और यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसके लिए फिर से आप इसको देख लीजिए, मतलब लो कपलिंग और हाई कोहेजन। सो ऑप्शन ये हैं, मतलब हाई कोहेजन लो कपलिंग। तो हाई कोहेजन लो कपलिंग कहाँ पे है, यहाँ पे। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सॉरी, राइट आंसर यहाँ पे बी आना है, गलती से ये लिखा गया। राइट आंसर इज़ बी। सो मतलब लो कपलिंग और हाई कोहेजन। ये डी जो है वो गलत आंसर है, गलती से ये मार्क हो गया। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में लो कपलिंग और हाई कोहेजन होनी चाहिए। तो इस पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस ही कवर किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कि रिपीट हुए हैं वो आएंगे, और प्लेलिस्ट भी हैं डाटा स्ट्रक्चर्स की, नेटवर्किंग की, ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की, आप उनको ज़रूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, इन दिस video I will discuss most important and expected MCQs of software engineering. These questions are very important, as you know software engineering is a core subject and you get 3 to 4 questions in any exam related to computer science. So let us start. So first question is, which of the following is not a section in the standard for SQA plans recommended by IEEE? SQA means software quality assurance. And which of the following is not a section in the standard for SQA plans recommended by the IEEE? Options are budget, time, people, none of the above. So which of the following is not a section? The right answer is option A. Budget is not a section in the standard for SQA plans. SQA क्या है? SQA is software quality assurance. Next, case tools stands for case. Case tool stands for, what is the full form of case? Options are given. Case tool stands for the various options as you can read on your screen. Case tool stands for computer aided software engineering. So right answer is option A. These questions are very important, and these questions you can find easily in the previous year exams related to computer science. So case stands for computer aided software engineering. Next, third question. If requirements are easily understandable and defined, then which model is best suited? These are some models of
software development life cycle, SDLC. Which model is best suited if requirements are easily understandable and defined? Whether it is spiral model or waterfall model or prototyping model. So if requirements are easily understandable and defined, then which model is best suited? Waterfall model is best suited. Fourth question. Software requirement specification, which we also call SRS. You can also find this question in exam. What is the full form of SRS? SRS is software requirement specification. SRS is also known as specification of which type of testing? Four type of testing is given here: white box testing, acceptance testing, integrated testing, black box testing. If you have any doubt regarding software testing, I will provide the link of software testing, types of software testing in the description box. So SRS is known as specification of which type of testing? White box, acceptance, integrated or black box. So SRS is the specification of black box testing. Right answer is option D. Next, fifth question. Which testing is the re-execution of some subset of test? This is the part of software testing question. This is a question of software testing. Which testing is the re-execution of some subset of test? It means some test already have been conducted and now we want to re-execute some subset of test to ensure the changes that are not propagated. Unit testing, regression testing, integration testing, thread based testing. Right answer of this question is, which testing is the re-execution? Regression testing, option B. Next question. Effective software project management focuses on the 4 P's. What are those 4 P's? Very important question. Effective software project management focuses on the 4 P's. What are those 4 P's? People, performance, payment, product. People, product, process, project. People, product, performance, project. All of the above. The right answer is effective software project management focuses on the 4 P's. What are the 4 P's? Yeah, right answer is option B. People, product, process and project. Next. Organization can have in-house inspection, direct involvement of users, a release of beta version, or few of them. And it also includes usability, compatibility, user acceptance, etc. The options are given. Whether it is task analysis, whether it is GUI requirement gathering, GUI means graphical user interface, whether it is graphical user interface design and implementation, or whether it is testing. So here you can see user acceptance testing, direct involvement of users, fine, beta version,
These are some types of compatibility. I want to check the compatibility of software. I want to test the compatibility. So these are the types of testing. So this process is called testing. Right option is testing. Yes. Next, which of the following is the understanding of software product limitations? Learning system related problems or changes to be done in existing systems beforehand. Identifying and addressing the impact of project on organization and personnel, etc. This process is called, the process is, I want to understand the software product limitation. I want to learn the system related problems. And I want to study the existing system, and then I want to decide what are the changes to be done in the existing systems. And what would be the impact of the project? What would be the impact of new project on the organization? This whole process is called, this is the important phase of SDLC, software development life cycle, and this is called, the process is, I want to identify, I want to understand the software product limitation, I want to learn system related problems, I want to study the impact of the project. This whole process is called system analysis. Next question, which of the following is not defined in good SRS? Which is not defined? Functional requirement. Functional requirements are defined. Non-functional requirements also defined. What are the goals of implementation? Also defined in the SRS. What are the objectives? What are the functional and non-functional requirements? And algorithm for software implementation. Yes, this is not defined in SRS. Rather, it is defined in software design phase. So right answer is option D is the right answer of this question. Which of the following is not defined? Algorithms are not defined. Next, COCOMO stands for. Full form of COCOMO model. It is a model for software cost and effort estimation. And what is the full form of this? COCOMO. Very important COCOMO model. I will also provide the link of this COCOMO model in the description box. The COCOMO model is constructive cost model. Right answer is option B. It is very important method for software effort and software cost estimation. Next, RAD software process model stands for. What is the full form of this? RAD. RAD software process. Whether it is rapid application development or rapid application design or relevant application development or recent application development. So RAD stands for rapid application development. Right answer is option A. Next, from the following methods, size of software product can be calculated. Size of software product. How we will calculate the size of software product? It is the question related to software metrics. So size of software product can be calculated from which method? Counting the lines of delivered code. Yeah, it is known as LOC, lines of code. Counting delivered function point. Yes, again this is a software matrix for calculating the size of software product. These both are the methods
with the help of which we can calculate the size of the software product. So right answer will be option C. Next, when elements of module are grouped because the output of one element serves as input to another element. This is a one element in the module, this is another element A, B, and output of A will be input of B, and this type of cohesion is called, very simple, it is called sequential cohesion. Next, which of these primary objectives have to be achieved for the requirement model? What are the objectives of requirement model? To describe what the customer requires. Yeah, in the requirement model we actually get the requirements of the customer. To establish a basis for the creation of a software design. Yes, it is again right. In the requirement model we actually understand the software in detail, we get the requirements, and we actually establish a basis for the creation of a software design. To define a set of requirements that can be validated. Again right, we set our requirements so that we can validate the software after its completion. So all are the objectives of a requirement model, so right answer is option D. Next, what is used for implementing the changes in existing or new requirements of user in software maintenance? We want to change the existing requirements or we want to add new requirements of users, and it is called, whether it is preventive maintenance, perfective maintenance, corrective maintenance, adaptive maintenance. Actually it is perfective maintenance. We want to add new requirements and we want to make the software perfect. We want to add some new modules, we want to change some requirements, so it is a perfective maintenance. So these questions are very important. I have discussed 15 questions in this part and very important MCQs of software engineering. So that's all for this video. If you have any suggestion, any doubt, you can comment. Thank you for watching. Hello students, in this video I will discuss the software estimation model, COCOMO model. COCOMO model is constructive cost estimation model. Constructive cost estimation model. It is proposed by Boehm in 1981. It is one of the most generally used software estimation model. इस मॉडल की हेल्प से आप सॉफ्टवेयर का एस्टिमेट कैलकुलेट कर सकते हो. अब कौन सा एस्टिमेट? इट प्रेडिक्ट्स द एफर्ट एंड शेड्यूल ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर. इसमें मेन चीज़ क्या है कि सॉफ्टवेयर के साइज के हिसाब से हमने क्या प्रेडिक्ट करना है, सॉफ्टवेयर के लिए कितना एफर्ट चाहिए. एफर्ट क्या हो सकता है? एफर्ट हो सकता है कितने पर्सन चाहिए उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए, और शेड्यूल कितने टाइम में, अगर सपोज करो सॉफ्टवेयर का साइज इतना है तो वो कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा. तो ये एस्टीमेट हमने लगाना है किस मॉडल की हेल्प से? कोकोमो मॉडल की हेल्प से. द की पैरामीटर्स विच डिफाइन द क्वालिटी ऑफ एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. देखो कोकोमो मॉडल की हेल्प से मैंने पहले जैसे कि बताया, एक तो एफर्ट कैलकुलेट होता है और एक शेड्यूल. तो एफर्ट क्या है?
अमाउंट ऑफ लेबर दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए टास्क, मैंने पहले बता दिया एफर्ट क्या है कि सपोज करो सॉफ्टवेयर का साइज इतना है तो हमें कितने पर्सन चाहिए, कितनी लेबर चाहिए टू कंप्लीट दैट टास्क। सो इट इज़ मेजर्ड इन पर्सन मंथ यूनिट, वही कि इतने पर्सन एक महीने में चाहिए या कितने पर्सन कितने मंथ्स में चाहिए। तो ये एफर्ट कैलकुलेट किया जाता है कोकोमो मॉडल की हेल्प से। शेड्यूल पहले एक्सप्लेन कर दिया। अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम चाहिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ द जॉब। सो उसको हम मेयर कर सकते हैं इन वीक्स, इन मंथ्स, कि ये सॉफ्टवेयर अगर इसका साइज़ इतना है तो ये इतने वीक्स में हो जाना चाहिए। एक ये क्या है, एक एस्टीमेट है, कोकोमो मॉडल एस्टिमेशन के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट, अब कोकोमो मॉडल को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट वो होगा जिसमें हमें एप्लीकेशन को अच्छे से समझ आ कि हमने करना क्या है, हमें वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, टीम का साइज स्मॉल है और जो टीम मेंबर्स हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, तो वो है हो गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या चीज़ें याद रखनी है कि वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कि हमें पता है कि हमने क्या डेवलप करना है और उसको डेवलप करने के लिए टीम का साइज स्मॉल है और जो टीम मेंबर्स हैं बेशक स्मॉल टीम है लेकिन जितने भी टीम मेंबर्स हैं दोज आर एक्सपीरियंस्ड। सो ये चीज़ याद रखनी है। एग्जांपल क्या हो गई, सिंपली इन्वेंटरी सिस्टम, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, मीन सारा कुछ क्लियर है कि ये हमने बनाना है। तो दोज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स। सेकंड, सेमी डिटैच्ड। सेमी डिटैच्ड मतलब कि अगर वो ऑर्गेनिक और एम्बेडेड में लाई करे। ऑर्गेनिक क्या है, सारा कुछ क्लियर है, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंप्लिसिटी है। एम्बेडेड क्या है कि कम्प्लेक्सिटी है। और सेमी डिटैच्ड, उन दोनों के बीच में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको बोलते हैं सेमी डिटैच्ड। द प्रोजेक्ट्स क्लासिफाइड एज सेमी डिटैच्ड आर कंपैरेटिवली लेस फेमिलियर एंड डिफिकल्ट टू डेवलप कंपेयर टू ऑर्गेनिक वन। मतलब अगर हम कंपैरिजन करें ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट और सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट को, तो सेमी डिटैच्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लेस फेमिलियर होते हैं, उनके बारे में इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, जहाँ उन पे पहले काम नहीं किया होता, ताकि एफर्ट उनका नहीं पता होता। तो दोज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर सेमी डिटैच्ड। फॉर एग्जांपल कंपाइलर्स। थर्ड, एम्बेडेड प्रोजेक्ट। एम्बेडेड प्रोजेक्ट कौन से आ गए, जो कम्प्लेक्स हैं, हायर लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी है, क्रिएटिविटी ज़्यादा है, टीम साइज लार्जर चाहिए, तो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट चाहिए। एक्सपीरियंस है नहीं लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए, तो दोज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स आर एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंग टू कोकोमो मॉडल, अकॉर्डिंग टू बेहम। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स, एप्लीकेशन साइज स्मॉल है, मतलब हमें पता है हमने क्या बनाना है, साइज ऑफ द टीम स्मॉल है, एक्सपीरियंस्ड है। सेमी डिटैच्ड, ऑर्गेनिक के कंपैरेटिवली उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता या पहले उन पे काम नहीं हुआ, लेस फेमिलियर है, एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए और डिफ़िकल्ट है उनको क्रिएट करना। और एम्बेडेड मीन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है। अब ये 3 प्रोजेक्ट्स को क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इनके बेस पे ही कोकोमो मॉडल डिटरमिन होता है। इन सभी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। ऑर्गेनिक के लिए कुछ वैल्यू यूज़ होगी, सेमी डिटैच्ड के लिए अलग वैल्यू यूज़ होगी, एम्बेडेड के लिए अलग वैल्यू यूज़ होगी। वो कैसे, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, बेसिक मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल और डिटेल्ड मॉडल। अब ये आपने देखना है कि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स का है। तो अगर तो कम मार्क्स का है तो आप सिंपली बेसिक मॉडल ही एक्सप्लेन कर दो, अदरवाइज आपको इंटरमीडिएट और डिटेल्ड मॉडल भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब बेसिक मॉडल क्या है, हाँ और एक चीज़ और बता दूँ, मैंने ये बताया था कि ये जो कोकोमो का मॉडल है ये एफर्ट और शेड्यूल को कैलकुलेट करता है। तो इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ एफर्ट को देखेंगे कि
अगर बेसिक मॉडल है तो एफर्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरमीडिएट मॉडल में एफर्ट कैसे कैलकुलेट होगा, और डिटेल्ड मॉडल में एफर्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो बेसिक मॉडल में एफर्ट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। द फॉर्मूला यूज्ड इज, ई क्या है, ई इज़ द एफर्ट। ए और बी अलग पैरामीटर्स है, और के लॉग, के क्या है, के लॉग क्या है। LOC मीन्स लाइन्स ऑफ कोड, और के मीन किलो लाइन्स ऑफ कोड। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन्स ऑफ कोड 1024 या 1000 लाइन्स ऑफ कोड है तो के लॉग की वैल्यू कितनी होगी, 1। अब ये क्यों यहाँ पे आया, के लॉग का क्या यूज़ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन जो है कोकोमो मॉडल इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जितना प्रोजेक्ट का साइज है, तो प्रोजेक्ट का साइज किस में मेयर होगा, लाइन्स ऑफ कोड में ही मेयर होगा। LOC इज लाइन्स ऑफ कोड, सो के लॉग इज किलो लाइन्स ऑफ कोड। अब ए और बी की वैल्यू ये डिपेंड करती है किस टाइप का प्रोजेक्ट है। ये तीनों प्रोजेक्ट्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो अब ए और बी की वैल्यू इन पे डिपेंड करती है। ऑर्गेनिक के लिए ए और बी की वैल्यू है 2.4 और 1.05। सेमी डिटैच्ड के लिए ए की वैल्यू है 3.0 और बी की वैल्यू है 1.12, और एम्बेडेड के लिए 3.6 और 1.20। तो जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, वैल्यू ऑफ ए और बी भी, ए की वैल्यू भी बढ़ रही है और बी की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब ये सारा कुछ हो गया। अब एस्टिमेशन कैसे लगाएगा कोकोमो मॉडल, तो सिंपल है कि सपोज करो एक प्रोजेक्ट जो है, सपोज करो एक प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है, और उसके लिए सपोज करो प्रोजेक्ट कौन सा है, ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट है। और के लॉग मीन्स 5000 लाइन्स ऑफ कोड का प्रोजेक्ट है, एक सिंपल एग्जांपल के लिए। तो के लॉग की वैल्यू कितनी है, 5। अब ऑर्गेनिक के लिए ए कितना है, 2.4। सो ये कैसे कैलकुलेट होगा, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय के लॉग कितना है, के लॉग इज 5, और बी कितना है 1.05। सो 5 raised to power 1.05। So this way the effort will be calculated, 2.4 into 5 raised to power 1.04। सो अगर यही प्रोजेक्ट सेमी डिटैच्ड होता तो पहले तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने ये डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है, और उसको डेवलप करने के लिए कितनी किलो लाइंस ऑफ कोड है, ये भी एक एस्टिमेट है। और ए और बी की वैल्यू वो कोकोमो मॉडल से डिटरमिन कर लेगा। तो सिंपली है एफर्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एफर्ट जो कैलकुलेट होगा, दैट दिस इज इन पर्सन्स मंथ। The effort is measured in person months and evident from the formula is dependent on kilo lines of code। ये मैंने पहले ही बता दिया। अब देखते हैं बेसिक मॉडल में क्या प्रॉब्लम आई। बेसिक मॉडल में क्या हुआ, बेसिक मॉडल में सिर्फ यही डिटरमिन हुआ किलो लाइंस ऑफ कोड, मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट के साइज के बेस पे ही कोकोमो मॉडल ने एस्टीमेट को डिटरमिन कर लिया। लेकिन अकेला प्रोजेक्ट का साइज ही नहीं मैटर करता, और भी चीज़ें काफ़ी हैं जो मैटर करती हैं। फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी कितनी है सॉफ्टवेयर की, कितनी एक्सपर्टीज़ है। तो मतलब बेसिक मॉडल ने सिर्फ किलो लाइंस ऑफ कोड को ही कंसिडर किया वाइल एस्टिमेटिंग द एफर्ट्स, बट वी शुड आल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द अदर फैक्टर्स, the various other factors like reliability, expertise. There are so many other factors we will discuss in the intermediate model. So next, intermediate model. तो जैसा कि मैंने पहले बताया, बेसिक कोकोमो मॉडल ने क्या किया कि एफर्ट जो है इज ओनली ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड एंड सम अदर कॉन्स्टेंट्स। सम अदर कॉन्स्टेंट्स मीन्स देखो यहाँ पे लाइंस ऑफ कोड है और अदर कॉन्स्टेंट ए और बी क्या है, अदर कॉन्स्टेंट्स। लेकिन हाउएवर इन रियलिटी में क्या हुआ कि एफर्ट जो है अकेला सिर्फ लाइन ऑफ कोड पे ही बेस पे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे कि रिलायबिलिटी, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटीज। दीज आर ऑल द अदर फैक्टर्स विच आर आल्सो वेरी क्रिटिकल फॉर द सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन।
तो क्या डिफरेंस हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि बेसिक मॉडल जो है वो सिर्फ किलो लाइंस ऑफ कोड को कंसिडर करता है, लेकिन इंटरमीडिएट मॉडल कहता है कि सिर्फ किलो लाइंस ऑफ कोड को लेके ही एफर्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। सॉफ्टवेयर तो और भी फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर तो रिलायबिलिटी पे भी डिपेंडेंट है, एक्सपीरियंस पे भी डिपेंडेंट है, कैपेबिलिटी पे भी डिपेंडेंट है। सो उन फैक्टर्स को कोकोमो ने बोला कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स मीन्स कि दीज ऑल फैक्टर्स आर very important while calculating the effort of the software. So वो कौन से हैं? These are the 15 drivers that are used in the intermediate model of COCOMO. अब वो 15 ड्राइवर्स कौन से हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे कि 15 कौन से हैं। उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहले देखिए 15, ये 3 यहाँ पे हैं। These are 3 और 4 7 और 5 12 और 12 और 3। These are the 15 cost drivers used by the COCOMO, intermediate COCOMO model। अब उसको अलग अलग एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स, सिमिलरली यू कैन सी पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड प्रोजेक्ट। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एस्टिमेट कैलकुलेट करने में भी हेल्पफुल हैं। सो देखिए, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी कितनी चाहिए ये भी कंसिडर किया जाना चाहिए। कंप्लेक्सिटी कितनी है प्रोडक्ट की ये भी कैलकुलेट किया जाना चाहिए। एप्लीकेशन डेटाबेस किस साइज़ का है, डेटाबेस किस साइज़ का है, नॉट ओनली द एप्लीकेशन, डेटाबेस किस साइज़ का है। हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स, जब सॉफ्टवेयर को रन करना है तो मेमोरी कॉन्स्टेंट क्या है, वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट क्या है, टर्न अबाउट टाइम कितना चाहिए, रन टाइम कॉन्स्टेंट्स, परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंट्स कितने चाहिए। तो आपने ये फैक्टर्स को याद करना है, 15 फैक्टर्स को, जो कि इंटरमीडिएट कॉस्ट मॉडल में हेल्पफुल हैं। पर्सोनल एट्रीब्यूट्स में, पर्सोनल एट्रीब्यूट्स मीन जो कि एक्सपीरियंस के साथ रिलेटेड हैं। देखो, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट जो प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है। हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स मीन जो रन टाइम जहाँ पे प्रोडक्ट ने रन होना है उससे रिलेटेड है। पर्सोनल एट्रीब्यूट्स जिसने उसको डेवलप करना है उसके एट्रीब्यूट्स। एनालिस्ट की कैपेबिलिटी क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वर्चुअल मशीन को हैंडल करने का एक्सपीरियंस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें कोड डेवलप करना है उसका एक्सपीरियंस क्या है। सो देखिए, दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग द एफर्ट। तो अकेली किलो लाइन ऑफ कोड ही नहीं है जो कि बेसिक मॉडल में है, ये सारे के सारे फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। और प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स, टूल्स कौन से यूज़ किए हैं। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स मीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, अलग अलग टूल्स कौन से हमने मॉडल को फॉलो किया गया है, कौन सा मेथड फॉलो किया गया है, डेवलपमेंट शेड्यूल क्या है। सो दीज आर द 15 कॉस्ट ड्राइवर्स दैट यू मस्ट लर्न फॉर इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल। नेक्स्ट, अब देखिए, अब इनकी वैल्यूज़ क्या है। अब इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि ये वैल्यूज़ कैसे हैं। अब ये वैल्यूज़ का यूज़ कहाँ पे होना है, इसकी एग्जांपल करते हैं। पहले ये आप देख लीजिए क्या चीज़ है। अगर सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी वेरी लो है, मतलब रिलायबिलिटी बहुत कम चाहिए, तो इसकी वैल्यू है 0.75। अगर लो है तो 0.88, नॉमिनल की है 1.00, हाई की क्या है 1.15, वेरी हाई की क्या है 1.40। इसी तरह एप्लीकेशन डेटाबेस की क्या है 0.94। मतलब अगर डेटाबेस का साइज़ कम है तो इसकी वैल्यू इतनी लेंगे, अगर डेटाबेस का साइज़ ज़्यादा है तो इतनी वैल्यू लेंगे। अब देखो, ये सारे के सारे 15 एट्रीब्यूट्स की ऐसे वैल्यूज़ प्रपोज की गई हैं बोहेम द्वारा जब उसने इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल को सुजेस्ट किया। अब देखो, इतनी सारी वैल्यूज़ को तो याद करना मुश्किल है, तो आप क्या कर सकते हो। देखिए, नॉमिनल में सभी की वैल्यू कितनी है, नॉमिनल में सभी की वैल्यू 1 है। ठीक है, इस कॉलम को देखिए, इस कॉलम में सभी की वैल्यू कितनी है 1 है।
और फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो आप सिर्फ नॉमिनल और हाई को ही लेके चल पड़ो तो भी ये कंसीडर हो जाएगा। पहले तो कोशिश करिए कि आप इन 5 में से कोई 3 कॉलम याद कर लें पेपर के लिए। अगर नहीं भी होते तो नॉमिनल कॉलम में तो सभी की वैल्यू 1 है, मीन नॉर्मल है, तो हाई को कंसीडर कर लीजिए, चाहे वेरी हाई को कर लीजिए। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, कोई भी एक पर्टिकुलर रो उठा लीजिए, जैसे एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस नॉमिनल है तो वैल्यू 1.0 होगी, और अगर एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है तो 0.91 होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नॉमिनल कॉलम याद रख लीजिए और हाई कॉलम याद रख लीजिए। इन सभी 15 के 15 कॉस्ट ड्राइवर्स की ऐसे स्केलिंग की हुई है, ऐसे स्केलिंग में वैल्यू दी गई है इंटरमीडिएट कॉस्ट मॉडल में, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में। अब ये सारी वैल्यू याद करना तो मुश्किल है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि यही 2 कॉलम्स की वैल्यू को याद कर लिया जाए। अब ये 15 वैल्यूज़ क्या करेंगी, है ना, उसको देखते हैं। ये 15 की 15 वैल्यूज़ दी गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर टूल्स नॉमिनल हैं तो 1.00, अगर हाई है तो ये वैल्यू आएगी। अगर शेड्यूल जो है नॉमिनल है तो 1.00, अगर हाई ज़्यादा शेड्यूल है तो 1.04। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैसे आएंगी, ये यहाँ पे आएंगी। अब देखो फॉर्मूला चेंज हो गया, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल का फॉर्मूला चेंज हो गया। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, EAF। EAF इज़ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होगा, ये 15 के 15 एट्रीब्यूट्स के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू लो है या इसकी वैल्यू हाई है। तो फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अगर सपोज करो ये आ गई, इसकी वैल्यू अगर ये आ गई, इसकी वैल्यू अगर ये आ गई, इसकी वैल्यू प्रोजेक्ट मैनेजर ने अगर ये डिसाइड कर ली, मेमोरी कंस्ट्रेंट की वैल्यू ये आ गई, अगर सपोज करो वर्चुअल मशीन की एनवायरनमेंट की वैल्यू ये आ गई, तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करेगा कोकोमो मॉडल में। ऐसे सारी की सारी 15 की 15 वैल्यूज़ जो भी डिसाइड होके आएंगी उसको कैलकुलेट किया जाएगा। द 15 वैल्यूज़ आर देन मल्टीप्लाइड। ये सारी की सारी 15 की 15 वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड होंगी, ठीक है। तो देन EAF विल बी कैलकुलेटेड, और यहाँ पे इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में क्या आया, एफर्ट इक्वल्स टू, देखो यहाँ तक तो बेसिक था, E इक्वल्स टू A K log की पावर B मल्टीप्लाइड बाय EAF। EAF इज एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। इसकी वैल्यू कहाँ से आई, जो 15 के 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं उनकी वैल्यू डिसाइड होगी कि वो वेरी लो लेनी है कि लो लेनी है कि नॉमिनल लेनी है कि हाई लेनी है। फिर उन 15 की 15 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन द EAF एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर विल बी कैलकुलेटेड। अब A और B की वैल्यू क्या है, A और B की वैल्यू जैसे मैंने पिछले केस में बताया, इंटरमीडिएट में थोड़ी सी ये चेंज हुई हैं, तो ये आप देखेंगे इंटरमीडिएट मॉडल में A की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और B की वैल्यू जो है बढ़ रही है, B की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो फॉर एग्जांपल फिर से वही ले लें, कैसे कैलकुलेट करना है। सेमी डिटैच्ड सपोज करो प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए पहले उस प्रोजेक्ट के लिए सारे के सारे कॉस्ट ड्राइवर्स की वैल्यू फाइंड होगी, फिर वो 15 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, EAF आ जाएगा। किलो लाइन्स ऑफ कोड, सपोज करो 10,000 लाइन्स ऑफ कोड का प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगी। A की वैल्यू उसके लिए ये आ जाएगी, B की वैल्यू ये आ जाएगी, और EAF 15 कॉस्ट ड्राइवर से कैलकुलेट कर लिया। तो ये काफ़ी ईजी है इसको यूज़ करना, लेकिन याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो याद करने के लिए मैंने आपको यही बोला कि आप सिर्फ 2 कॉलम्स ही यहाँ पे याद कर सकते हो, 2 कॉलम्स। नॉमिनल तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉमिनल में तो सभी सारी की सारी वैल्यू 1 ही है, तो हाई को ले लीजिए, तो थोड़ा सा तो याद करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट है डिटेल्ड मॉडल। डिटेल्ड मॉडल क्या है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब जो इंटरमीडिएट मॉडल है ना, जो अभी हमने किया, उसमें उसकी सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स को डिटेल्ड कोकोमो मॉडल इनकॉर्पोरेट करता है। लेकिन फ़र्क क्या हुआ, इट यूजेस डिफरेंट एफर्ट मल्टीप्लायर्स फॉर ईच कॉस्ट ड्राइवर। इन डिटेल्ड कोकोमो द होल सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड देन वी अप्लाइड
COCOMO in different modules to estimate effort and then sum the effort. मतलब क्या हुआ था कि जो अभी किया हमने बेसिक या इंटरमीडिएट, उसमें क्या है, पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, देन हमने लास्ट में जाके कॉस्ट एस्टिमेशन कर ली। लेकिन इस केस में क्या होगा, जो भी फेजेस हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, प्लानिंग है, रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, सिस्टम डिज़ाइन है, डिटेल डिज़ाइन है, कोडिंग टेस्टिंग है और इंटीग्रेटेशन एंड टेस्टिंग है, ये 5 को छोड़ो, ये 5 फेजेस हैं। इन सभी के सभी 5 फेजेस के लिए सारे का सारा इंटरमीडिएट COCOMO मॉडल कैलकुलेट होगा। पहले प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में भी सारा यूज़ होगा, सिस्टम डिज़ाइन में भी सारा यूज़ होगा, डिटेल डिज़ाइन में भी। सपोज करो प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में एस्टिमेशन आया A, सिस्टम डिज़ाइन में एस्टिमेशन आया B, डिटेल डिज़ाइन में एस्टिमेशन आया C, मॉड्यूल टेस्टिंग में एस्टिमेशन आया D और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में एस्टिमेशन आया E। तो क्या होगा, दिस इज़ B। तो ये सारी की सारी वैल्यू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E कैलकुलेट होके कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल में लास्ट फेज में ये सारी की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लिया जाएगा। तो फिर आई रिपीट, हर फेज़ में एस्टिमेशन निकाली जाएगी, प्लानिंग रिक्वायरमेंट में भी निकाली जाएगी, सिस्टम डिज़ाइन में भी निकाली जाएगी, डिटेल डिज़ाइन में भी निकाली जाएगी, कोडिंग टेस्टिंग में भी निकाली जाएगी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी निकाली जाएगी और देन वो सारी की सारी वैल्यूज़ को सम कर दिया जाएगा। देखो जहाँ पे लिखा है सम द एफर्ट, और जो भी है एफर्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को 2-3 बार जरूर सुने, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। So first type of testing is alpha testing. Alpha testing क्या होती है? It is the most common type of testing used in software industry. The objective of this testing is to identify all possible issues or defects before releasing it into the market or to the user. इस टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव है कि इससे पहले कि मार्केट में या यूज़र को प्रोडक्ट हमने रिलीज़ करना है, उससे पहले उसमें जितने भी इश्यूज या डिफेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। ठीक है, ये कब होती है? इट इज़ कैरीड आउट एट द एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज़। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फेज़ के एंड में होती है, लेकिन बीटा टेस्टिंग के पहले होती है। अब बीटा टेस्टिंग क्या होती है वो भी नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो ये बीटा टेस्टिंग से पहले होती है क्योंकि माइनर डिज़ाइन चेंजेस मे बी मेड एज ए रिजल्ट ऑफ सच टेस्टिंग। इट इज़ कंडक्टेड एट द डेवलपर साइट। डेवलपर की साइट पे ये टेस्टिंग होती है। Fine. So this is alpha testing. Second is acceptance testing. Acceptance testing क्या होती है? It is performed by the client. ये client द्वारा perform की जाती है and verifies whether the end to end the flow of the system is as per the business requirements or not. And if it is as per the needs of the end user, client accepts the software only when all the features and functionality work as expected. Acceptance testing का मतलब है इसको client करेगा, टेस्ट करेगा, वो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को चला के देखेगा, उसके फीचर्स को, उसकी फंक्शनैलिटी को देखेगा चला के, और सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेगा अगर सारा कुछ एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है। ठीक है, तो तभी वो सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इट इज़ द लास्ट फेज ऑफ द टेस्टिंग। ये टेस्टिंग का लास्ट फेज है, आफ्टर विच द सॉफ्टवेयर गोज इनटू प्रोडक्शन। इसको हम ये भी बोलते हैं यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग क्या होती है?
इट इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच इज़ कैरिड आउट बाय द कस्टमर, जो कि कस्टमर द्वारा की जाती है। इट इज़ परफॉर्म्ड इन द रियल इन्वायरमेंट, रियल इन्वायरमेंट में परफॉर्म होती है, लेकिन प्रोडक्ट को मार्केट्स में रिलीज करने से पहले, ठीक है। इट इज़ परफॉर्म्ड इन द रियल इन्वायरमेंट बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट फॉर द एक्चुअल एंड यूजर्स। It is carried out to ensure that there are no major failures in the software or product and it satisfies the business requirements from an end user perspective। ये इसलिए की जाती है ताकि इंश्योर किया जा सके कि सॉफ्टवेयर में कोई मेजर फेलियर नहीं है और सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को ये सेटिस्फाई करता है। बीटा टेस्टिंग सक्सेसफुल कब होती है? जब कस्टमर सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। कोई भी अब ऐप भी लॉन्च होती है तो पहले उसका बीटा वर्जन लॉन्च होता है, उसको पहले टेस्ट किया जाता है कस्टमर द्वारा। अगर सब कुछ ठीक है देन उसको लॉन्च किया जाता है। So usually this testing is typically done by end users. It is the final testing, ये final testing है before releasing an application for commercial purpose, ठीक है। Usually the beta version of the software or product released is limited to certain number of users. So end user actually uses the software। एंड यूज़र क्या होता है? कंपनी ने बीटा वर्जन बना के लॉन्च कर दिया, फाइनल टेस्टिंग उसकी होनी है। तो एंड यूज़र एक्चुअली यूजेस द सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है और फीडबैक शेयर करता है कंपनी के साथ। कंपनी देन टेक्स नेसेसरी एक्शन बिफोर रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू द वर्ल्ड वाइड। सो ये जो सॉफ्टवेयर है कुछ पर्टिकुलर यूज़र्स को मिल गया जिन्होंने इसको टेस्ट करना है और उसकी फीडबैक कंपनी के साथ शेयर करनी है। कंपनी फिर कोई एक्शन लेगी उस फीडबैक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फाइनली जब सारा कुछ ओके होगा देन कंपनी विल रिलीज द सॉफ्टवेयर टू द वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट इज बैक एंड टेस्टिंग। नाम से क्लियर हो रहा है, बैक एंड टेस्टिंग मीन डेटाबेस को टेस्ट करना, ठीक है। सो डेटाबेस क्या होता है? कोई भी whenever an input और डाटा इज एंटर्ड ऑन फ्रंट एंड एप्लीकेशन, जब भी कोई इनपुट या डाटा फ्रंट एंड पे एंटर किया जाता है वो डेटाबेस में स्टोर होता है। जैसे यूज़र ने अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल फिल की या लॉगिन फॉर्म में इंफॉर्मेशन फिल की। एंड टेस्टिंग ऑफ सच डेटाबेस इज नोन एज डेटाबेस टेस्टिंग। अब डेटाबेस प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको टेस्ट करने को बोलते हैं डेटाबेस टेस्टिंग या बैक एंड टेस्टिंग, ठीक है। डेटाबेसेस कौन कौन से हैं? थोड़े से डेटाबेसेस लाइक एसक्यूएल सर्वर, माईसीक्वल, ओरेकल। डेटाबेस टेस्टिंग करती क्या? इट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ टेबल स्ट्रक्चर, स्कीमा, प्रोसीजर, डाटा स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। टेबल की स्ट्रक्चर, टेबल का स्कीमा, सारा कुछ ओके है, सारा कुछ ठीक है, इसको टेस्ट करती है। बैक एंड टेस्टिंग में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज नॉट इन्वॉल्व, फ्रंट एंड इन्वॉल्व नहीं होता। टेस्टर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेटाबेस। टेस्टर्स ने किसको टेस्ट करना है? डेटाबेस को टेस्ट करना है। सो दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द डेटाबेस विद प्रॉपर एक्सेस। तो टेस्टर क्या करेंगे? उसको टेस्ट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे डेटाबेस के ऊपर क्वेरी चला के। And tester can easily verify data by running a few queries on the database, ठीक है। क्वेरी चलाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे तो उससे क्या है, कोई इशू अगर होगा तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। इशू कैसे? जैसे कि डाटा लॉस तो नहीं हो रहा, डेड लॉक तो नहीं है, डाटा करप्ट तो नहीं है, ठीक है। सो देयर कैन बी इशूज आइडेंटिफाइड लाइक डाटा लॉस, deadlock, data corruption etc. during this back-end testing, and these issues are critical to fixing, और इनको फिक्स करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है before the system goes live into the production environment. So back-end testing database को टेस्ट करना। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है?
very important. It is a software testing method in which the functionality of software applications are tested without having knowledge of internal code structure, implementation detail and internal path. कोई नॉलेज नहीं है, इट्स लाइक ए ब्लैक बॉक्स, कुछ भी क्लियर नहीं है, कोई नहीं क्लियर कि कोडिंग कैसे है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे की हुई है, कैसे डाटा फ्लो कर रहा है, कुछ नॉलेज नहीं है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में. इट फोकस किस पे करती है, इनपुट दी और आउटपुट क्या आ रही है, बस इसी चीज़ पे फोकस करती है. अगर मैं ये इनपुट दूंगा तो आउटपुट क्या आएगी, अगर इफ़ दिस इज़ द इनपुट देन व्हाट विल बी द आउटपुट. ठीक है, ये इसमें कुछ भी नहीं है नॉलेज रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, कोड स्ट्रक्चर, कुछ नहीं पता. So it mainly focuses on input and output of software applications and it is entirely based on software requirements and specifications. Black box testing के अंडर क्या होता है, you can test applications by just focusing on the inputs and output. आप टेस्ट करोगे applications को बस input और output पे फोकस करना without knowing their internal code implementation. कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं इसके बिना आपने टेस्ट करना है एप्लीकेशंस को, जस्ट फोकसिंग ऑन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. ठीक है, ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब है, ब्लैक बॉक्स सिंबलाइजेज नॉट बीइंग एबल टू सी द इनर वर्किंग्स. मतलब क्लियर नहीं है कुछ भी, बॉक्स इज ब्लैक, हम कुछ भी नहीं देख पा रहे, नॉट एबल टू सी द इनर वर्किंग्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. कोई हमें नहीं पता काम कैसे कर रहा है सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक वी आर एंड यूज़र. ठीक है, सो दैट ओनली द एंड यूज़र एक्सपीरियंस कैन बी टेस्टेड. दिस इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, वाइट बॉक्स मीन क्लियर है सारा कुछ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल क्लियर है, कोडिंग क्लियर है, डाटा फ्लो क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है, और फिर टेस्ट करना. सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक इन विच द इंटरनल स्ट्रक्चर, डिज़ाइन एंड कोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर आर टेस्टेड. जिसमें डिज़ाइन टेस्ट होगा, कोडिंग टेस्ट होगी, टू वेरीफाई फ्लो ऑफ इनपुट आउटपुट एंड टू इम्प्रूव डिज़ाइन, यूजेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, कोड इज़ विजिबल टू टेस्टर, कोड विजिबल है टेस्टर को, इसलिए इसको क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, कोड बेस्ड टेस्टिंग भी, और ग्लास बॉक्स टेस्टिंग. इट इज़ बेस्ड ऑन द इनर वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन and revolves around internal testing. वाइट बॉक्स टर्म क्यों यूज़ की गई, बिकॉज ऑफ द सी थ्रू बॉक्स कंसेप्ट. क्या बॉक्स के थ्रू देख सकते हो, कोडिंग इज क्लियर टू यू, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स आर क्लियर टू यू. द क्लियर बॉक्स और वाइट बॉक्स नेम सिंबलाइजेज द एबिलिटी टू सी थ्रू द सॉफ्टवेयर्स आउटर शेल into its inner workings. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टू वैलिडेट द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. एक्सपेक्टेड UI of the application is mentioned in the detailed design document and GUI mockup screens. जो कोई एप्लीकेशन डेवलप की उसका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशन फाइल में डिटेल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है. तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरीफाई करना कि सारा कुछ जो भी डिटेल्ड डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन में था और जो भी मॉकअप स्क्रीन्स में था उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है डिज़ाइन. क्या चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, साइज़ ऑफ द बटन,
कोई भी इंटरफेस जो भी आपको दिखता है, जैसे कोई वेब फॉर्म, साइज ऑफ द बटन, इनपुट फील्ड, अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट, टेबल, कंटेंट, इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग में। और क्या चीज़ें चेक होती हैं? मेन्यू, इट आल्सो वैलिडेट्स द मेन्यू ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब अगर अलग अलग मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे तो कौन कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इट आल्सो वैलिडेट्स द मेन्यू ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर सेलेक्टिंग डिफरेंट मेन्यू एंड मेन्यू आइटम्स। It validates that the page does not fluctuate and the alignment remains same. पेज की अलाइनमेंट वैसे की वैसे रहती है आफ्टर hovering the mouse on the menu और सब मेन्यू। सो इन चीज़ों की टेस्टिंग को बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग। अनदर इम्पोर्टेंट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग। इनमें क्या फ़र्क है? यूनिट टेस्टिंग नाम से क्लियर हो गया, मींस यूनिट टेस्टिंग मींस टेस्टिंग इंडिविजुअल मॉड्यूल, किसी एप्लीकेशन का हर एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट करना इन आइसोलेशन, अलग से टेस्ट करना विदाउट एनी इंटरेक्शन विद डिपेंडेंसी, टू कंफर्म दैट कोड इज डूइंग थिंग्स राइट। अलग अलग मॉड्यूल को टेस्ट करना कि कोड बिल्कुल ठीक है, यूनिट टेस्टिंग होती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मींस कि चलो अलग अलग मॉड्यूल को टेस्ट किया तो दे आर वर्किंग फाइन, वो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ वी इंटीग्रेट ऑल द मॉड्यूल्स। अलग अलग मॉड्यूल चेक किया तो वो ठीक काम कर रहा है, लेकिन क्या अगर हम उन मॉड्यूल्स को इकट्ठा कर देंगे, जब उनको कंबाइन कर देंगे तो क्या वो ठीक से काम कर रहा है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग मींस सिस्टम की फंक्शनिंग को टेस्ट करना। टेस्टिंग ए स्लाइस ऑफ फंक्शनैलिटी इन द सिस्टम। सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, इसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। इनमें क्या डिफरेंस है नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फंक्शनल टेस्ट को कहता है इंटीग्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं, आर रिलेटेड टू इंटीग्रेशन टेस्ट। हाउएवर दे सिग्निफाई टू द टेस्ट दैट चेक द एंटायर एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी विद ऑल द कोड रनिंग टुगेदर। फंक्शनल टेस्ट होता है क्या? किसी एप्लीकेशन की फंक्शनिंग को टेस्ट करना। अब फंक्शनिंग को टेस्ट करेंगे तो तभी टेस्ट होगी अगर सारे मॉड्यूल्स आपस में इंटीग्रेट होकर टेस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इट इज़ ए नियरली ए सुपर इंटीग्रेशन टेस्ट। यूनिट टेस्टिंग क्या करती है? इट कंसीडर चेकिंग ए सिंगल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। फंक्शनल टेस्टिंग क्या करती है? चेकिंग द वर्किंग ऑफ एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द इंटेंडेड फंक्शनैलिटी डिस्क्राइब्ड इन द SRS, कि जो वर्किंग डिस्क्राइब की गई थी वैसे ही सिस्टम काम कर रहा है, उसका बोलता है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। ऑन द अदर हैंड, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कंसिडर चेकिंग इंटीग्रेटेड मॉड्यूल इन द सिस्टम। मतलब जब मॉड्यूल्स को इकट्ठे मिला के काम करेंगे तो उसकी टेस्टिंग करना सिस्टम की। और क्या डिफरेंस है एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएगा। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग में। एग्जाम्पल कहता किसी भी मोबाइल फ़ोन की फंक्शनैलिटी के लिए दो मेन पार्ट्स हैं, बैटरी और सिम कार्ड। यूनिट टेस्टिंग की एग्जांपल किया, यूनिट टेस्टिंग की एग्जांपल है कि बैटरी को चेक किया फॉर इट्स लाइफ कैपेसिटी एंड अदर पैरामीटर्स। बैटरी को अकेले से टेस्ट किया, हाँ जी बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही है। सिम कार्ड को चेक किया कि वो एक्टिवेट हो रही है, हाँ जी प्रॉपरली हो रही है। तो वो हो गया यूनिट टेस्टिंग, क्योंकि इनको अलग अलग चेक किया। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब अब दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, हम दोनों को असेंबल कर दिया ताकि फ़ोन को स्टार्ट किया जा सके। तो
तो अब ये दोनों चीज़ें जब इकट्ठे मिला के टेस्ट की जाएंगी तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स कि अब सिम कार्ड भी इंसर्ट कर दी, बैटरी भी इंसर्ट कर दी, अब मोबाइल की फंक्शनैलिटी चेक हो रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स फीचर्स एंड बैटरी यूजेज एज वेल एज सिम कार्ड फैसिलिटी। तो ये हो गया यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और फंक्शनल टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिस्टम मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है विदाउट एनी परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। और सिस्टम के ऊपर लोड डालते रहते हैं और देखते हैं मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है सिस्टम, ठीक है। और उसकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, परफॉर्मेंस भी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। इट हेल्प्स टू फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम अंडर स्पेसिफिक लोड एंड एनी इशू दैट कॉज सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? It is defined as a type of software testing to confirm that a recent program or code change has not adversely affected existing features। मतलब अगर कुछ चेंज किया, कुछ थोड़ा सा चेंज किया किसी प्रोग्राम में, जब किसी कोड को चेंज किया तो उसने बाकी फीचर्स को अफेक्ट नहीं किया, उसको टेस्ट करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग की हेल्प से। इट इज़ nothing but a full or partial selection of already executed test cases which are re-executed to ensure existing functionality work fine। मतलब पहले सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया था, अब उसमें कुछ चेंज किया और फिर दोबारा से सारे के सारे टेस्ट दोबारा से किए गए कि सारी की सारी फंक्शनैलिटी आर वर्किंग फाइन। This testing is done to make sure that new code changes should not have side effects on the existing functionality. It ensures that the old code still works once the latest code changes are done. इसकी नीड क्या है? द नीड ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग मेनली अराइजेज वेन एवर देयर इज रिक्वायरमेंट टू चेंज द कोड एंड वी नीड टू टेस्ट वेदर द मॉडिफाइड कोड अफेक्ट्स द अदर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर और नॉट। ये कब करना है? जब हमें किसी कोड को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है और हमने चेक करना है कि जो हमने कोड चेंज किया वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के किसी दूसरे पार्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। मोरओवर इट इज नीडेड व्हेन ए न्यू फीचर इज एडेड टू द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। इसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग। दिस टेस्टिंग इज डन व्हेन ए सिस्टम इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इट्स स्पेसिफिकेशन इन ऑर्डर टू चेक हाउ एंड व्हेन इट फेल्स। सिस्टम की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसके ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस डाल देगी सिस्टम के ऊपर और चेक किया गया कि अभी सिस्टम कैसा काम कर रहा है और कब फेल हो रहा है सिस्टम। दिस इज़ परफॉर्म्ड अंडर हैवी लोड लाइक पुटिंग लार्ज नंबर बियॉन्ड स्टोरेज कैपेसिटी। एग्जाम्पल, स्टोरेज, अगर डाटाबेस हमारा इतना डाटा स्टोर कर सकता है तो अगर हमने ज़्यादा डाटा दे दिया तो क्या होगा सिस्टम में? कम्प्लेक्स डाटाबेस क्वेरी, कंटिन्यूअस इनपुट टू द सिस्टम। अगर सिस्टम को इनपुट देते गए स्ट्रेस सिस्टम पे डालते गए तो सिस्टम कब फेल होगा, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और भी टाइप्स होती हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट थी, सो मैंने डिस्कस की आपके साथ। Okay, so thank you for watching this lecture.